झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो देश में इस वक्त दो तरह का मौसम चल रहा है। एक कुदरती ठंड का जो रोज रिकॉर्ड कायम कर रहा है, खासकर दिल्ली का मौसम, और दूसरी तरफ सियासी गर्मी का मौसम भी कायम है। लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों मौसमों में धुंध फैली हुई है। एक तरफ जहां ठंड का कोहरा और धुंध हड्डियां गला रहा है, सांसों को ठिठुरा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी गर्मी में झूठ की धुंध से देश गुमराह हो रहा है। झूठ का कोहरा वर्तमान और भविष्य दोनों को डरा रहा है। खैर, इस बात को और खुलासे के साथ आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं इस वीडियो को। कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो देखा आपने कि किस तरह मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर जनता के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने में लगे हैं और चीख कर बता रहे हैं कि हिरासत केंद्रों यानी डिटेंशन सेंटर के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो झूठ है। रामलीला मैदान की ये रैली तो जनता का आभार प्रकट करने के लिए थी, लेकिन साहेब को झूठ का ये तमाशा खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसीलिए कि मोदी और शाह की जोड़ी ने अपनी जिद में और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सनक में पूरे देश का, लोकतंत्र का और संविधान का तमाशा बना दिया है? तो साहेब जिस बात को लेकर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं कि देश में डिटेंशन सेंटर है ही नहीं, आइए जरा उसका सच भी देख लेते हैं। रामलीला मैदान में मोदी जी ने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान हैं, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। ये सफेद झूठ है, ये बदिरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 जुलाई 2019 को कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि असम में इस समय कुल 6 डिटेंशन सेंटर हैं। इन सेंटर में 25 जून 2019 तक कुल 1133 लोगों को रखा गया है, जिनमें से 769 लोग पिछले 3 सालों से रह रहे हैं। ये 6 डिटेंशन सेंटर असम के गोलपाड़ा, कोकराझार, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर में हैं। इनमें महिला और पुरुष के अलावा बच्चों को भी बंदी बनाकर रखा जाता है। मोदी जी ने यह भी कहा कि देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की संसद से लेकर चुनावी सभाओं तक के भाषणों की रिकॉर्डिंग में एनआरसी लागू करने का इरादा सुना जा सकता है। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसी साल 20 जून को संसद में कहा था कि मेरी सरकार ने घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने का फैसला किया है। तो क्या मोदी जी अपने गृह मंत्री और राष्ट्रपति को झूठा बता सकते हैं, या वे खुद झूठ और बदइरादे वाला खेल खेल रहे हैं? वैसे ये पहली बार नहीं है कि इस सरकार का झूठ सामने न आया हो। आइए ऐसे बयानों की कुछ और मिसालें देख लें। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जुमला तो आपको याद ही होगा। 2014 की चुनावी सभाओं में मोदी जी किसी मदारी की तरह अच्छे दिन कहते थे और जनता से जमूरे की तरह वाक्य पूरा करवाते थे। दरअसल अच्छे दिनों का वादा इस सदी के सबसे बड़े जुमलों में शामिल है। इसी तरह 15 लाख हर भारतीय के खाते में आएंगे जैसे वादे बड़ी आसानी से चुनावी जुमले बता दिए गए। नोटबंदी के पीछे भी जो वजह बताई गई वो भी बोगस ही साबित हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया है, लेकिन 6 अगस्त को लोकसभा में सांसद सुप्रिया सुले ने जब उनके बारे में सदन के भीतर जानकारी चाही, तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बताया था कि वे नजरबंद हैं, बल्कि ये कहा गया कि अपनी मर्जी से अपने घर पर हैं।
लेकिन खुद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को ये जानकारी दी थी कि उन्हें नजरबंद किया गया है। उधर कश्मीर में हालात सामान्य होने के सरकार के दावे पर भी शक होता है, क्योंकि अगस्त से दिसंबर बीत गया और वहां के 3 बड़े नेताओं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बारे में कोई सटीक जानकारी जनता के सामने नहीं है। न ही ये नेता अरसे से जनता से मुखातिब हुए हैं। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर, असम, ऐसे कई सच हैं जिनके बारे में जनता जानना चाहती है, लेकिन सरकार मानो हर सच को पर्दे में ही रखना चाहती है। इतना ही नहीं, सरकार तो ये भी चाहती है कि जो वो कहे जनता उसे सच मान ले। लेकिन अगर जनता मोदी जी की बात को ही सच मान ले तो वर्तमान और भविष्य को तो छोड़िए, इतिहास में भी गड़बड़झाला बढ़ जाएगा। दरअसल मोदी जी कांग्रेस को देश विरोधी साबित करने की कोशिश में कई बार अपनी गलत बयानी में देश को उलझा चुके हैं। कुछ नमूने देखिए। जुलाई 2003 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा था कि आजादी के समय $1 की कीमत $1 के बराबर थी। लेकिन यूपीए सरकार की नाकामी गिनाते गिनाते नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि उस समय $1 की कीमत $1 नहीं बल्कि 30 सेंट के बराबर थी और उस समय $1 1 पाउंड के बराबर था। अहमदाबाद में अक्टूबर 2003 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अहमदाबाद नगरपालिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1919 में रखा था। लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रस्ताव 1926 में दिया था। फरवरी 2014 में नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा था कि कांग्रेस ने आजादी की पहली लड़ाई को कम करके आंका था। तथ्य ये है कि मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1857 में तो कांग्रेस का कोई अता पता ही नहीं था। दिसंबर 2013 में नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक रैली के दौरान कहा था कि मेजर सोमनाथ शर्मा को महावीर चक्र और ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को परमवीर चक्र मिला था। हकीकत यह है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र और ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को महावीर चक्र मिला था। नवंबर 2013 में ही खेड़ा में नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कहा और उन्हें लंदन में इंडिया हाउस का गठन करने वाला बताया, जबकि उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेना था। इसी तरह सिकंदर को बिहार आकर हराया बता दिया, जबकि सिकंदर ने गंगा पार ही नहीं की थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय को बिहार में बताया था, जबकि वर्तमान समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। मोदी जी के ऐसे अनाप शनाप बयानों की कमी नहीं है। इनकी गफलत में देश पढ़े तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस सब सिर पकड़ करके बैठ जाएंगे। लेकिन 56 इंच की इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतने झूठ बोलकर भी खुद किनारे हो जाते हैं और कांग्रेस पर झूठ का इल्जाम लगाते हैं। फरवरी 2018 में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपने देश का विभाजन किया तब जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता जब आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं सहते हों। आपने देश के टुकड़े किए। उन्होंने आगे कहा कि आलोचना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन लोकतंत्र झूठे आरोप लगाने का हक नहीं देता है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को निराश करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। अब एक बार फिर मोदी जी और उनके साथी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम में डिटेंशन सेंटर से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलते हैं। अपने बयान के साथ उन्होंने एक वीडियो साझा किया है जिसमें कथित तौर पर असम में एक निर्माणाधीन हिरासत केंद्र को दिखाया गया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें झूठों का सरदार कहा और कहा कि असम में 3 हिरासत केंद्र कांग्रेस ने बनवाए थे। एक कहावत है कि चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे। दरअसल संबित पात्रा के इस बयान से कुछ ऐसी ही फीलिंग हो रही है। कहां तो वे राहुल गांधी को झूठों का सरदार साबित कर रहे थे और कहां खुद के सरदार को झूठा साबित कर गए। अगर असम में 3 डिटेंशन सेंटर यूपीए के समय बने और अब उनकी सरकार कहती है कि 6 डिटेंशन सेंटर हैं, तो इसका मतलब 3 भाजपा ने जरूर बनवाए हैं। अब चाहे 3 हो या 6 हिरासत केंद्र तो बने हैं। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है? क्या हमारे पीएम झूठे हैं? खैर, मोदी जी का सच और झूठ वे ही जाने। फिलहाल राहुल गांधी तो अपने आरोप पर कायम हैं और कह रहे हैं कि वीडियो देखकर लोग तय करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन दूसरी तरफ झूठ और सच की इस उलझन में संविधान से खिलवाड़ का और अपने भीतर बसे जहर को उगलने का मौका लोगों को खूब मिल रहा है।
नागरिकता कानून को संविधान विरोधी बताते हुए देश भर में इसका विरोध हो रहा है और एक बार फिर लोकतंत्र और संविधान विरोधी कदम उठाते हुए सरकार इन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार अपने विरोधियों को सत्ता के मद में कुचलना चाहती है, लेकिन अब इसमें सेना भी शायद शामिल हो रही है। दरअसल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान से तो ऐसा ही लगता है। बीते दिनों उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि नेतृत्व वो नहीं होता जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जाए। आज हम सब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्र कई शहरों में हिंसा और आगजनी करती भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं। इसे नेतृत्व करना नहीं कहते। सेना प्रमुख के इस बयान पर सेना और नागरिक समाज से जुड़े कई लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कहीं ये सेना का राजनीतिकरण तो नहीं है। वैसे इस मामले में यूपी पुलिस भी पीछे नहीं है, जो अब विरोध करने वालों को उपद्रवी, दंगाई, अपराधी बताने और उनसे वसूली करने के बाद अब उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे रही है। मेरठ के एसपी अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे विरोधियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। और उसके बाद एसपी साहब की इसमें सफाई भी आ गई है कि विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। बिल्कुल, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं अमेरिका जिंदाबाद, सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा है उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है, तो ये तो ठीक नहीं था। कानून के रक्षक की ऐसी सफाई, वाह क्या कहने हैं। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने का क्या बढ़िया तरीका है। सारे विरोधियों को ही पड़ोसी मुल्क भेज दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह पुलिस ने अपना खौफ कायम करने की कोशिश की है, उसे देखकर लगता है कि काश पेशेवर अपराधियों और बाहुबलियों से निपटने में भी ऐसी ही मुस्तैदी दिखाई होती तो आज यूपी की सूरत ही कुछ और होती। खैर, फिलहाल देश की सूरत की बात करते हैं, जिसे CAA और NPR के जरिए सरकार बदलने में लगी है। सुना है कि भाजपा और RSS के कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर घर घर जाने वाले हैं, तो अगर वे आपके घर आएं, आपके पास आएं, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। क्या CAA से पहले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का कोई कानून नहीं था? पहले अगर कोई मुस्लिम शरणार्थी नागरिकता मांगता था तो क्या भारत सरकार को उसकी मांग माननी पड़ती थी? सरकार उसे खारिज नहीं कर सकती थी? अगर सरकार के पास हाँ या ना बोलने का अधिकार पहले से था तो कानून में संशोधन की जरूरत क्यों है? क्या अब मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता नहीं मांग सकते? अगर मांगते हैं तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? अब तक कितने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिली है और बीते 70 सालों में कितने मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिली है? शरणार्थियों की भारत में रहने की अवधि 11 साल से घटाकर 5 साल क्यों की गई? 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट क्यों रखी? क्या इसके बाद देश में कोई अवैध तरीके से नहीं आया? असम की जनसंख्या 3 करोड़ से कुछ ज्यादा है, वहां NRC प्रक्रिया में 10 साल लगे, 52,000 लोगों ने काम किया और करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि पूरे भारत की आबादी 135 करोड़ है। ऐसे में इस प्रक्रिया में कितने साल, कितने लोग और कितने करोड़ रुपए लगेंगे? क्या आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID और जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है? नागरिकता के लिए क्या सबूत देने होंगे? अगर अधिकारी या क्लर्क की गलती से नाम या कोई और जानकारी गलत टाइप हो तो क्या किसी की नागरिकता अधर में लटकी रहेगी? इस गलती के लिए अपील कहां जाकर की जाएगी? भारत में आधार कार्ड 11 साल, पैन कार्ड 25 साल और पासपोर्ट की व्यवस्था 70 सालों से है। अगर इन्हें भी कोई गलत तरीके से बनवा सकता है तो क्या NRC में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता? सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, 2010 से पहले NPR के बगैर और 2019 से पहले NRC के बगैर भारतीय लोकतंत्र फल फूल रहा था, तो अब इन महंगी कवायदों की जरूरत किस लिए? तो ये कुछ सवाल जनता सरकार से पूछ सकती है। अगर सरकार इनका सही जवाब दे तो शायद देश में छाया झूठ का कोहरा छंट सके, वरना जिस झूठ और जुमलों की बुनियाद पर सरकार फल फूल रही है वो क्रम आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए जरूरत है कि आप सवाल करें और पूरे हौसले के साथ करें। खैर, मशहूर शायर बशीर बद्र ने ठीक ही फरमाया है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।